ट्वेल्थ क्लास का हमारा जो आज का टॉपिक होगा दैट विल बी ऑन एलर्जी। देखो, जो इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसमें अब आगे का जो काम है उसमें हम ये देखेंगे कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं। जैसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तमाम सिस्टम्स पढ़ते हैं और हर सिस्टम में आखिर में कुछ डिफेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ाए जाते हैं। सेम उसी तरह से इंसान का जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम में भी कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ परेशानियां जो हैं वो होती हैं। अब वो जो परेशानियां हैं इम्यून सिस्टम की, उनमें एक परेशानी को हम लोग एलर्जी कहते हैं, दूसरे डिसऑर्डर को हम लोग ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं और तीसरे डिसऑर्डर को हम लोग इम्यूनो डेफिशिएंसी कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक जिसे इम्यूनो डेफिशिएंसी कहा जाता है। अब इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब हो गया कि इम्यूनिटी जो है वो कम है। अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उसके शरीर की इम्यूनिटी कम है, तो उसे इम्यूनो डेफिशिएंसी कहा जाएगा। इस कंडीशन में पेशेंट का इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर आए हुए इन्फेक्शियस एजेंट से प्रॉपरली लड़ नहीं पाएगा और छोटे मोटे जो जर्म्स होते हैं वो भी इंसान की जान ले लेंगे। तो उस डिसऑर्डर को जिसमें पेशेंट का इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता है, इम्यूनिटी वीक रहती है, कम रहती है, कमज़ोर रहती है और इंसान बार बार बीमार पड़ता रहता है, उसे इम्यूनो डेफिशिएंसी कहा जाता है। उसके बारे में आपने पढ़ना है। एक और चीज़ है जिसे ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। अब ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है जब अपना इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के किसी स्ट्रक्चर के खिलाफ रिस्पॉन्ड देना शुरू कर दे। देखो, इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब बाहर से कोई फॉरेन चीज़, बाहर से जब कोई दुश्मन, कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी के अंदर एंटर हो, तो इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बाहर से आए हुए इन्वेडर का मुकाबला करके बॉडी को बचाना। बट कई बार क्या होता है, इसका उलट है। इम्यून सिस्टम जो है वो बाहर से आए हुए जर्म्स के खिलाफ नहीं, बल्कि बॉडी के अंदर अपने जो खुद के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके खिलाफ रिस्पॉन्स देना शुरू करता है और उन्हें तबाह करना शुरू कर देता है। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे घर की रखवाली के लिए रखा गया जो चौकीदार है वो अपने ही घर में चोरी करे, या अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बॉडीगार्ड किसी इंसान का है, वो बॉडीगार्ड खुद ही उस इंसान की जान लेने पे उतारू हो जाए। यही ऑटो इम्यूनिटी है। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के खुद के आरबीसीज के खिलाफ रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो बोन मैरो नए नए आरबीसी बनाता रहता है और इम्यून सिस्टम उन आरबीसीज को तोड़ता रहता है। तो बाहर से किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, अपना इम्यून सिस्टम खुद ही अपनी बॉडी के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को तबाह कर रहा है। उस डिसऑर्डर को ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। और तीसरा डिसऑर्डर जो इम्यून सिस्टम का है उसे हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, या इसे सिंपली कॉमन ज़बान में एलर्जी का नाम दिया जाता है। एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि इंसान का इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है
किसी खास चीज़ के खिलाफ, किसी खास एलर्जन के खिलाफ, किसी खास सबस्टांस के खिलाफ शरीर का इम्यून सिस्टम एक हद से ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाता है, और उस वक्त दिक्कत हमें अपने शरीर के उस ओवर रिस्पॉन्स की वजह से होती है। तो जब शरीर का इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करे, दैट इज़ कॉल्ड एलर्जी। जब शरीर का इम्यून सिस्टम बड़ा वीक हो तो इम्यूनोडेफिशिएंसी, और जब शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के स्ट्रक्चर्स को तबाह करना शुरू करे तो ऑटो इम्यूनिटी। अब इन तीनों में सबसे पहले हम लोग जो हिस्सा लेंगे, जो टॉपिक लेंगे, दैट विल बी हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी या जिसे एलर्जी कहते हैं। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी है, ये क्या होती है, कि किस तरह से इंसान की बॉडी के अंदर जो है वो शुरू होती है, और किस तरह से ये एलर्जी जो है एक इंसान के अंदर प्रॉब्लमें जो है वो क्रिएट करती है। पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। सो द फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज एलर्जी। एलर्जी बड़ी कॉमन सी चीज है एलर्जी। इसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, बुला सकते हैं। अब एलर्जी क्या होती है, हम सब लोगों को इसका एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज हर इंसान को किसी न किसी तरह की एलर्जी जो है वो रहती है। मसलन डस्ट की एलर्जी। डस्ट जो है एक फॉरेन चीज़ है, धूल मिट्टी गर्दा। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंसान के शरीर के अंदर घुसता है सांस की नाली में नाक के ज़रिए, तो हर इंसान का जो डिफेंस सिस्टम है उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देता है। डस्ट नाक में जाने पे थोड़ी इरिटेशन होना, एक आधी छींक आ जाना, थोड़ी सी नेजल सिक्रीशन निकलना, ये एक कॉमन चीज़ है। बट हम में कई लोग ऐसे होते हैं कि जब उनकी बॉडी के अंदर अगर डस्ट घुसेगी ना, तो उनका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा। जितना रिएक्ट इम्यून सिस्टम को करना था उससे कहीं ज्यादा ओवर रिएक्ट करेगा। जैसे वो सुबह से शाम तक थोड़ी सी डस्ट अगर नाक में घुस गई तो पूरे दिन जो है वो लगातार वो छींकता रहेगा, कंटिन्यूसली उसको छींकें आती रहेंगी। नेजल सिक्रीशन जो है बहुत ज़्यादा बहने लगेगा। आंखें जो हैं वो रेड हो जाएंगी, आंखों से आंसू निकलने लगेगा, नाक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन शुरू हो जाएगी, कफिंग शुरू हो जाएगी, खांसने लगेगा, कफ निकलने लगेगा। शरीर डस्ट के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, और यहाँ इंसान को दिक्कत डस्ट से नहीं बल्कि उसके खिलाफ जो शरीर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, उन रिस्पॉन्सेस से इंसान को परेशानी हो रही है। इसको एलर्जी कहते हैं। ठीक है, एक आधी छींक आ जाए, डस्ट नाक में चली जाए तो ये कॉमन है, बट थोड़ी सी डस्ट नाक में जाने पे कंटिन्यूसली छींकते 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 इतना छींकना कि पेट में दर्द शुरू हो जाए, वो एलर्जी है। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइपर सेंसिटिविटी। या कई लोगों को जो है वो खाने पीने की कोई चीज़ है उसकी एलर्जी होती है। दुनिया भर के लोग कोई खाने पीने की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी है कि जब भी वो चीज़ खाता है तो उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। उसका पेट खराब हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं, पेट में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे उस चीज़ की एलर्जी है। या कई लोगों को किसी खास ऑइंटमेंट की, किसी क्रीम की एलर्जी होती है। कोई क्रीम है चेहरे पे लोग लगाते हैं, सभी लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक आदमी है जब भी वो क्रीम उसके चेहरे पे लगाई जाती है तो उसके चेहरे पे रैशेस पड़ जाते हैं, खारिश शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो समझना चाहिए कि उस इंसान को उस क्रीम की एलर्जी है। एलर्जी कई किस्म की होती है, लेकिन एक चीज़ जो एलर्जी में कॉमन है वो यही है
कि जब भी कोई सब्सटेंस शरीर के अंदर जाएगा और अगर इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ ओवर रिएक्ट करेगा, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाएगा, तो उसको एलर्जी माना जाएगा। और वो जो चीज़ जिसकी एलर्जी हमें है उसे एलर्जन कहा जाएगा। दैट विल बी टर्म्ड एज एलर्जन। और एलर्जन जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। किसी को अगरबत्ती के धुएं की एलर्जी होती है, किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, किसी को चौक के डस्ट की एलर्जी होती है, किसी को परफ्यूम की एलर्जी होती है, किसी को किसी खास तरह के क्रीम की एलर्जी होती है, किसी को फूड में खाने में कोई खास चीज़ है उसकी एलर्जी होती है, किसी को किसी खास किस्म की ड्रग की कोई दवाई कोई टैबलेट जो उसकी एलर्जी होती है। दुनिया भर के लोग उस टैबलेट का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन जब भी वो इंसान जिसको उसकी एलर्जी है जब भी वो टैबलेट वो खाता होगा या ड्रग खाता होगा तो उसको उसका एलर्जी कॉम्प्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाता है, प्रॉब्लमें शुरू हो जाती हैं, ओवर रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एलर्जी। और वो सब्सटेंस जिसकी हमें एलर्जी है दैट इज कॉल्ड एलर्जन। तो एलर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर foreign substance, and that particular foreign substance is called allergen. Whenever the allergen enters into the body, the immune system of the patient starts overreacting, and that overreaction by immune system will create a trouble for that patient. इसको एलर्जी कहा गया। अब यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एक चीज़ जो बाकी कई लोगों के शरीर के अंदर जाकर कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन किसी एक इंसान में जाती है और उसका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ ओवर रिएक्ट क्यों करता है? अगर एक इंसान परफ्यूम डालता है, दूसरा भी डालता है, तीसरा भी डालता है, चौथा भी डालता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही परफ्यूम जब मैं डालता हूँ तो मेरा सिस्टम उसके खिलाफ ओवर रिएक्ट क्यों करता है? जब उन सब लोगों को उस परफ्यूम की एलर्जी नहीं है तो मुझे क्यों है? ये क्वेश्चन जो है बच्चों के दिमाग में आता है। या सारे लोग अगर अगरबत्ती का धुआं जो है वो इनहेल कर रहे हैं, जल रहा है, खुशबू है, सारे लोग कहीं हॉल में बैठे हैं और सभी लोग जो हैं उस अगरबत्ती के धुएं को अगर इनहेल कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो वहीं एक और इंसान है वो जैसे ही कमरे में एंटर होता है और थोड़ा सा अगरबत्ती का धुआं इनहेल करता है तो उसकी सांस क्यों रुकने लगती है, उसकी सांस क्यों फूलने लगती है, उसको सांस लेने में दिक्कत क्यों शुरू हो जाती है? ये सोचने वाली बात है। और वही चीज़ जो है हम लोग इस एलर्जी वाले टॉपिक में जो है वो पढ़ेंगे। सो एलर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर foreign substance, and that particular foreign substance is called allergen. इसको एलर्जन कहा गया है। अब एलर्जी जो है, एलर्जी क्यों क्रिएट होती है, इसका सिंपल सा आंसर जो है हम लोगों को समझना है। देखो, जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस जिसे एंटीजन, हम लोग पुराने लेक्चर्स में जान चुके हैं कि एंटीजन कहते हैं, जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर करता है जिसे एंटीजन कहा जाता है, जब भी वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करता है। लिम्फोसाइट्स जो है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और हम सब जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज़ पैदा करता है, उनमें IgG, IgA, IgD, IgE और IgM नाम की एंटीबॉडीज होती हैं। हर एंटीजन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम G, A, D, E और M एंटीबॉडीज जो है वो पैदा करता है। ये हम लोग पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब इन एंटीबॉडीज़ में जो किसी एंटीजन के खिलाफ बॉडी के अंदर क्रिएट होती हैं, सबसे ज़्यादा तादाद IgG की होती है।
और बहुत थोड़ी सी एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जो IgE होती हैं। ये IgE वाली एंटीबॉडीज जो हैं इन्हें रिएजेंस भी कहते हैं। और जनरली एंटीजन के खिलाफ बनाई गई 5 किस्म की एंटीबॉडीज में थोड़ा सा हिस्सा रिएजेंस का यानी IgE का होता है। इन रिएजेंस की, इन IgE एंटीबॉडीज की एक खासियत है कि जब भी ये किसी एंटीजन के खिलाफ बनती हैं, तैयार होती हैं और एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट करती हैं, उसके बाद ये बाकी एंटीबॉडीज की तरह ख़त्म नहीं होती, बल्कि अपना काम ख़त्म करके ये रिएजेंस जो हैं शरीर के अंदर जो मास्ट सेल्स होते हैं, जिनके अंदर हिस्टामिन भरा होता है, मास्ट सेल्स जो होते हैं इनके अंदर हिस्टामिन भरा होता है। रिएजेंस यानी IgE एक ऐसी एंटीबॉडी है जो जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होगा उसके खिलाफ 5 किस्म की एंटीबॉडीज बनेंगी। उन 5 किस्म की एंटीबॉडीज में बहुत थोड़ी सी एंटीबॉडीज IgE यानी रिएजेंस होंगी। वो एंटीजन के खिलाफ इंटरेक्ट करेंगी और इंटरेक्ट करने के बाद वो रिएजेंस जो हैं वो जाकर मास्ट सेल्स के ऊपर चिपक जाती हैं, सरफेस के ऊपर चिपक जाती हैं। और जब रिएजेंस मास्ट सेल्स पर चिपक जाती हैं तो मास्ट सेल अलॉन्ग विद रिएजेंस, रिएजेंट यानी IgE जो कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग मास्ट सेल रिएजेंट कॉम्प्लेक्स MRC के नाम से जानते हैं। मास्ट सेल रिएजेंट कॉम्प्लेक्स MRC जनरली ये होता है। अब फ्यूचर में जब भी ये एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है, फ्यूचर में जब भी दोबारा कभी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो सेम इसी तरह से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। बट पिछली बार की जो एंटीबॉडीज अभी भी इन मास्ट सेल्स की सरफेस पर चिपकी हुई हैं वो भी इसके साथ रिएक्ट करती हैं। नतीजा ये होता है जब मास्ट सेल रिएजेंट कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर मौजूद रिएजेंट आए हुए एंटीजन के साथ नेक्स्ट टाइम रिएक्ट करती हैं तो नीचे का मास्ट सेल फट जाता है और उसमें से हिस्टामिन निकलता है। जनरली ये होता है। बट अगर इंसान को इस एंटीजन की एलर्जी हो या हम कहें कि ये एंटीजन किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए एलर्जन हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी ये एलर्जन या एंटीजन बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करेगा तो इंसान का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज पैदा करेगा उनमें रिएजेंस जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। जनरली रिएजेंस थोड़े होते हैं, बट अगर आपको इस सब्सटेंस की एलर्जी है और इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनाई जाएंगी उनमें रिएजेंस की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। नतीजा, काम ख़त्म करने के बाद जब ये रिएजेंस मास्ट सेल्स पर चिपकेंगे तो रिएजेंट मास्ट सेल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं या मास्ट सेल रिएजेंट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बनेंगे। और अगली बार जब ये एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर होगा और इन मास्ट सेल रिएजेंट कॉम्प्लेक्सेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा मास्ट सेल्स जो है वो फटेंगे। नतीजा, हिस्टामिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी, ज़रूरत से ज़्यादा हिस्टामिन निकलेगा। और जब ज़रूरत से ज़्यादा हिस्टामिन निकलेगा तो वो जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन है वही रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए। सिंपल निचोड़ अगर देखा जाए तो वो ये है कि जब भी कोई इंसान किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है तो उनमें रिएजेंस की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान शरीर में आए हुए एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाता है उनमें रिएजेंस अगर बहुत ज़्यादा हुई तो फिर अगली बार उस इंसान को
एंटीजन की एंट्री होते ही एलर्जी का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे अगर किसी खास सब्सटेंस की एलर्जी है, से फॉर एग्जांपल मुझे किसी ड्रग की एलर्जी है, मुझे किसी दवा की एलर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि वो दवा जब मेरे शरीर के अंदर जाती है तो मेरा इम्यून सिस्टम रिएजेंट्स जो है उसके खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा बनाता है। जितना रिएजेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एलर्जिक रिस्पॉन्स भी उतना ज़्यादा होगा। एक और चीज़ जो हम लोगों ने इस पूरे मैकेनिज्म में समझ ली वो ये कि जब एलर्जन फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उस वक्त उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। बेशक रिएजेंट्स ज़्यादा बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, रिएजेंट्स भी बनते हैं, रिएजेंट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन एलर्जी कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होगी। फिर वो रिएजेंट्स जब मास्ट सेल्स पर चिपक कर मास्ट सेल रीजन कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा बनाती हैं, अगली बार जब एलर्जन आता है तो ये सारे रीजन मास्ट सेल कॉम्प्लेक्सेस टूटते हैं और हिस्टामिन की ओवर प्रोडक्शन होती है। इसका मतलब अगर हमें किसी चीज़ की एलर्जी है भी तो वो देखने को कब मिलेगी? एलर्जन की सेकेंड टाइम एंट्री से, फर्स्ट टाइम एंट्री पे नहीं। जो फर्स्ट टाइम एलर्जन की फर्स्ट टाइम एंट्री पे जो बहुत सारे रिएजन मास्ट सेल कॉम्प्लेक्सेस बने वो दूसरी बार टूटेंगे, जो दूसरी बार बनेंगे वो तीसरी बार टूटेंगे, जो तीसरी बार बनेंगे वो चौथी बार टूटेंगे, लेकिन पहली बार सिर्फ बनेंगे। इसीलिए एलर्जन की फर्स्ट टाइम एंट्री जो होती है उस वक्त कोई एलर्जी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता। सेकेंड टाइम से एलर्जी कॉम्प्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाती है। फर्स्ट टाइम एलर्जन की एंट्री होती है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखेगी, लेकिन रिएजन मास्ट सेल कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। इसको सेंसिटाइजेशन कहते हैं। अगली बार से फिर कॉम्प्लिकेशन जो है वो दिखनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। ये एलर्जी है। अभी कल के लेक्चर में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप इसको इतना ही पढ़ें और अपने नोट्स जो हैं तो नोट्स से इसको तैयार करें। ये नोट्स में 164 पेज नंबर है जहाँ ये एलर्जी का टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है। आज आप इसको यहाँ से रीडिंग करेंगे, इसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे और कल जो है फिर हम आपको इसके एलर्जी की टाइप्स वगैरह जो है उनके बारे में समझाएंगे।